हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर का जो बुक होता है। रिमाइंडर का जो बुक है इतिहास का, उसी को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, हम लोग पहला जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, तीसरा विदेशियों का वृत्तांत। ठीक। अगला क्वेश्चन बोला कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत है तो पुरातात्विक स्रोत है। क्या? पुरातात्विक स्रोत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है तो अभिलेख। कौन सा है? अभिलेख। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख होते हैं। अगला देखिए, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया माइनर के बेगज कोई नामक स्थान से हुआ है। आइए हम लोग अगला बात करते हैं। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईस्वी में लिखा गया था। 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। हम लोग अगला बात करते हैं। एशिया माइनर के अभिलेख किन किन भारतीय देवताओं के नाम से मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वरुण, इंद्र एवं नाथ सत्य। ठीक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमरान के सम्राट द्वारा पर्सिपोलिस एवं बहिस्त्यून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखाया गया था। अगला बात करते हैं। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंध प्रांत के। कौन सा प्रांत के? सिंध प्रांत के। अगला बात करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आइए हम लोग अगला बात करते हैं। सिंधु घाटी की अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो सिंधु घाटी की अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो सिंधु घाटी की अभिलेख मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखी गई थी। मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी की अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? सिंधु घाटी की अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई थी। भाव चित्रात्मक। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला बात करते हैं कि जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाला था? तो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अगला देखिए, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ब्राह्मा लिपि, खैराष्टी लिपि, अरमैक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया था? तो सबसे किस लिपि का अशोक ने सबसे अधिक लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी लिपि का। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो आपका हो जाएगा सार ए कुना यानी कंधार में पड़ता है। अगला देखिए, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खैराष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो मनसेहरा एवं शाहबाजीगढ़ी। आइए अगला देखिए, मनसेहरा एवं शाहबाजीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था?
तो जूनागढ़ अभिलेख पर किया गया था। कहाँ किया गया था? जूनागढ़ अभिलेख पर किया गया था। आगे देखिए, हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो मिलती है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का मिलता है उसमें। अगर देखिए, ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो रवि कृति ने लिखा। किसने लिखा था? रवि कृति ने लिखा था। अगला देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहेगा किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा है। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? तो रवि कृति ने लिखा है। अगला देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आइए अगला देखिए, देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया था। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया था। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो एरन अभिलेख में किया गया है। किस अभिलेख में किया गया है? एरन अभिलेख में किया गया। अगला देखिए, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो पूरी वीडियो देखिए ताकि वीडियो समझ में आए। आइए हम लोग, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। चलिए आइए हम लोग देखिए, नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? तो नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सातवाहन नरेश पुल्लुभावी ने लिखवाया था। सातवाहन नरेश पुल्लुभावी ने लिखवाया था। अगला देखिए, अगला है मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। अगला देखिए, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। आइए अगला देखिए, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अवशेष अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुए। कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुए। अगला देखिए, होलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो होलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदेशा नामक स्थान पर लिखवाया था। कहाँ पर? विदेशा नामक स्थान पर। आइए अगला देखते हैं, विदेशा अभिलेख किस धर्म से जानकारी से मिलती है? विदेशा अभिलेख किस धर्म की जानकारी से मिलती है? तो वैष्णव धर्म की मिलती है। वैष्णव धर्म की मिलती है। तो विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की मिलती है उसमें। अगला देखिए, भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में सिक्के के जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला देखिए, आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ। अगला देखिए, अगला देखिए, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने जारी किया था। अगला देखिए, भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था? तो कुषाण राजवंश ने। किसने जारी किया था? तो कुषाण राजवंश ने जारी किया था। भारत में किस राजवंश
के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था। गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था। अगला देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में जारी किया गया था? तो मौर्योत्तर काल में जारी किया गया था। किस काल में? मौर्योत्तर काल में जारी किया गया था। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम सीसे सिक्के किस वंश के शासक ने जारी किए? तो सातवाहन राजवंश ने। किसने? सातवाहन राजवंश ने। अगला देखिए, भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो सातवाहन राजवंश ने। अगला देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो गौतम बुद्ध का करवाया था। किसका करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था? तो समुद्रगुप्त। किसके सिक्के पर बिना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था? तो समुद्र के सिक्के पर। आइए अगला देखते हैं, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाया था? तो मोहम्मद गौरी ने करवाया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने करवाया था। आइए अगला देखते हैं, व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय ने। आइए अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है, सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिसमैटिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिसमैटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? तो 3 शैलियों में की गई है। और कौन कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वैशाली शैली। अगला देखिए, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। आइए अगला प्रश्न को देखिए, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो दशावतार का मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जो राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत में वैसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलियो लोहागन के मंदिर। अगला देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से बनाई जाती थी। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से बनाई जाती थी। अगला देखिए, बिहार के किस स्थान से याक्षियानी के मूर्ति मिले हैं? तो दीदारगंज से मिले हैं। अगला देखिए, गंधार शैली की मूर्तियाँ पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का सबसे अधिक प्रभाव है। आगे देखिए, गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो अपोलो देवता का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अपोलो देवता का प्रभाव है। अच्छा अगला देखिए, मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है तो भारतीय कलाकारों का। किनका प्रभाव है? भारतीय कलाकारों का। अगला देखिए, मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो अध्यापकता का। किसका? आध्यात्मिकता। किसका है? आध्यात्मिकता का। अगला देखिए, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया है। अजंता की गुफा का चित्र संबंध किस धर्म से है? तो अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अगला देखिए, एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के चित्र उसमें मिलते हैं। अगला देखिए, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से होती है। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से होती है।
अगला देखिए, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? भारत में मिट्टी का बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में। कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। अगला देखिए, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग कब की गई थी? तो ताम्रपाषाण काल में की गई थी। कब की गई थी? ताम्रपाषाण काल में की गई थी। अगला देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला देखिए, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल में किया गया था। अगला देखिए, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वत के गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? पर्वत के गुफा में। आगे देखिए, पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार यानी कि जंगली जानवरों को मारकर खाते थे पुरापाषाण काल के लोग भोजन में। अगला देखिए, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। अगला देखिए, पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई? तो सोहन नदी के घाटी से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? सोहन नदी के घाटी से प्राप्त हुई। अगला देखिए, सोहन नदी किस देश में है? तो सोहन नदी आपका पाकिस्तान देश में है। सोहन नदी किस देश में है? तो आपका पाकिस्तान देश में है। अगला देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? तो होमोनिड्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? होमोनिड्स के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोनिडस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक किया गया। अगला देखिए, मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार, कंदमूल तथा फल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए। मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? भारत में कृषि का आरंभ किस काल में शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान पर शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से शुरू हुई। किस स्थान पर? मेहरगढ़। भारत में पहली बार कृषि कार्य स्थान शुरू हुई तो मेहरगढ़ से शुरू हुई। नेक्स्ट, वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडरग्राउंड तरह के मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम यानी जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डी हवा यानी जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो चिसिंद एवं सोनपुर से। अगला क्वेश्चन, भारत में चिसिंद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण जिले में है। अगला क्वेश्चन, मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया था? तो नवपाषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से समझिए। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई थी? तो नवपाषाण काल में की गई थी। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई थी? तो नवपाषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? तो भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेरिया सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? सुमेरिया सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? तो 5000 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोग ने लिपि भाषा का प्रयोग किए? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ताम्रपाषाण काल में। कब हुई? ताम्रपाषाण काल में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मारने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमरे के फर्श के नीचे। कमरे के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काले एवं लाल रंग से मदद करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो काले एवं लाल रंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पके हुए ईंट के मकान में। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा कायाथा एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और प्रत्येक दिन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपको टाइम से टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और रिमाइंडर के बुक से आपको जीके हमेशा दिया जाएगा। तो चलते हैं, आइए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।